नमस्कार दोस्तों, युवा स्टडी मंच पर आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ गवर्नर जनरल और उनके महत्वपूर्ण कार्य। गवर्नर जनरल उनके शासनकाल में कौन कौन से काम हुए उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला है रॉबर्ट क्लाइव। इनका कार्यकाल कितना था दोस्तों? 1757 से 1760 और एक इसका अन्य कार्यकाल था 1765 से 67। ठीक है। ये कंपनी के अधीन पहले गवर्नर जनरल थे। जब अंग्रेज़ों ने 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता और बंगाल पर उन्होंने कब्जा किया, तो ये बंगाल में पहली बार यहाँ के गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। वो जैसे ही गवर्नर बने, इन्होंने जो शासन प्रशासन शुरू किया, उसके तहत इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में कई बार पूछा है, बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें क्या था दोस्तों? तो इसमें कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था। शासन संचालन की जिम्मेदारी तो वहाँ के नवाब के हाथों में दे दी थी, और कर वसूलने, सैनिक और विदेशी मामले, सेना का नियंत्रण, राजस्व नियंत्रण और विदेशी मामले ये गवर्नर ने यानी अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में ले लिए थे। ठीक है। अगला इसके कार्यकाल में महत्वपूर्ण काम हुआ था, सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1765 में ये इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, और इसके बाद शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। अगला देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के ये कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, 1773 में। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में जितने भी अंग्रेजी अधिकारी क्षेत्र थे, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, अधिकार कर रखा था, वहाँ पर उनका शासन नियंत्रण अब बंगाल के गवर्नर जनरल से ही चलता था। यानी जो बंगाल का गवर्नर था, उसको भारत के जहाँ जहाँ भारत में अंग्रेजी राज था, वहाँ का भी गवर्नर उसको बना दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर के अधीन भारत के वो सभी क्षेत्र आ गए जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। ठीक है। तो ये कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और यहाँ से गवर्नरों का कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स से 5 वर्ष का कार्यकाल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने निर्धारित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण कार्य। इसने राजकीय कोषागार जो ट्रेजरी था, उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? कोलकाता में। ठीक है। अगला देखते हैं, 1772 में प्रत्येक जिले के लिए एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की निर्माण किया इसने। ठीक है, फौजदारी और दीवानी अदालतों का निर्माण किया। 1781 में कोलकाता में एक मदरसे की स्थापना करवाई, स्कूल। ठीक है। अगला देखते हैं, इसके कार्यकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी। किसने करी थी दोस्तों? याद रखना, जोनाथन डंकन ने बनारस में क्या संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। ठीक है। अगला देखते हैं, मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को इसने बंद करवा दिया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला देखते हैं, 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना इसी के कार्यकाल में हुई थी। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था, तो 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आगे देखते हैं, इन्होंने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठाओं के बीच पहला युद्ध इसी के काल में हुआ था, 1775 से 82। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी अंग्रेज और मैसूर के जो रियासत थी उनके बीच युद्ध हुआ था, द्वितीय, 1780 से 1784। ठीक है। ये इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिनको आपको याद रखना, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1786 से 93 इनका कार्यकाल था।
इन्होंने न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया। न्यायिक शक्ति अलग कर दी, कर संबंधी शक्ति अलग कर दी, जो कि पहले एक ही व्यक्ति के अधीन रहती थी, एक ही व्यक्ति के अंदर रहती थी। तो ये इसका सारी कर शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों को इन्होंने अलग अलग भागों में बांट दिया और जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए। ठीक है। अगला, इसने 4 भ्रमणशील अदालतों के निर्माण, घूमने वाली अदालतें, मोबाइल अदालतों का निर्माण करवाया, स्थापना करवाई। 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए। ठीक है। और 1773 में कार्नवालिस कोड का निर्माण किया। ये क्या था कार्नवालिस कोड? ये कार्यों का विभाजन था, पृथक्करण, जो मैंने पहले बताया, न्यायिक कार्य और कर संबंधी कार्य, जो इनका विभाजन किया उसी को ही बोलते कार्नवालिस कोड। ठीक है। आगे देखते हैं। इसने जमींदारों के पुलिस अधिकारियों की समाप्ति कर दी गई। पहले गांव के मुखिया या जमींदार के पास पुलिस अधिकारी भी हुआ करते थे, तो इन्होंने जमींदारों के पुलिस अधिकारियों की समाप्ति कर दी और पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी, ताकि वो भ्रष्टाचार या घूसखोरी ना करे। इसलिए पुलिस कर्मचारियों के वेतन में कॉर्नवालिस ने वृद्धि कर दी। इसने प्रत्येक जिले में एक पुलिस थाने की स्थापना करवाई और एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया, जो आज भी हमारे यहाँ पर प्रचलन में है। यही शब्दावली दरोगा, ये कॉर्नवालिस की देन थी। और पुलिस थाने की स्थापना की, उसको दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया। आज भी हम कहते दरोगा जी, दरोगा जी। तो ये कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था। इसके बाद देखते 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ये भू राजस्व प्रणाली थी, स्थायी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत किसने करी थी? कॉर्नवालिस में। इसकी जो कर की दर थी, भू राजस्व की दर थी, वो 90% कंपनी के पास जाता था। जो भी उत्पादन होता था उसका 90% कंपनी के पास जाता था और 10% जमींदार के पास रहता था। ठीक है। 90% कंपनी के अधीन जाता था। अगला देखते, इसने भारत में नागरिक सेवा की शुरुआत की। नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। जो IAS जो सर्विसेज रहती है, सिविल सर्विसेज रहती है, जैसे कि अपना SDM हुआ, डिप्टी कलेक्टर IAS हुआ, या अन्य जो पुलिस की सेवा छोड़कर, मिलिट्री पुलिस की सेवाओं को छोड़कर जो नागरिक सेवाएं रहती है, उसकी शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी? कॉर्नवालिस ने भारत में। इन्हें नागरिक सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली इनका कार्यकाल क्या था? 1798 से 1805 इनका कार्यकाल था। ठीक है। 1798 से 1805 इनके कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए? तो देखिए, सहायक संधि प्रणाली का जनक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। ये सहायक संधि क्या थी? तो इसमें जो भारत के रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उनसे एक अनुबंध किया और उन्हें अंग्रेजी संरक्षण दिया गया और किसी भी मुसीबत की घड़ी में अंग्रेज सरकार आपके साथ रहेगी, आप हमारे साथ एक समझौता कीजिए और हमसे मिलिए। इस तरह का उन्होंने एक समझौता किया। इसको ही बोलते हैं सहायक संधि। तो सहायक संधि की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड वेलेजली ने भारत में। ठीक है। अब देखते हैं सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्यों का क्रम। तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि का समझौता स्वीकारा था 1798। ये याद रखना दोस्तों, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था या प्रथम रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद। इसके बाद मैसूर और तंजौर ने 1799 में सहायक संधि एक्सेप्ट की। फिर अवध और पेशवा रियासतों ने 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर बरार और भोसाले, इनने 1803 में सहायक संधि स्वीकार की और सिंधिया, इन्होंने 1804 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखना दोस्तों, हैदराबाद प्रथम था, इसके बाद कई सारे राज्यों ने की। ठीक है। अगला, इन्हीं के काल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, जो मैसूर का राजा था। आगे देखते हैं,
कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। नया ट्रेनिंग देने के लिए जो सिविल सर्विसेज ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यक्ति चुने जाते थे उनके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बेलेजली अपने आप को क्या बोलता था? बंगाल का शेर। ठीक है, अगला, इसी के समय में टीपू सुल्तान चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया 1799 में, हमने चर्चा कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं। सर जॉर्ज बारलो। सर जॉर्ज बारलो, ठीक है, सर जॉर्ज बारलो, इनका कार्यकाल कितना था? 1805 से 1807। इनके कार्यकाल में एक ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो हुई थी 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह। ठीक है, बेल्लोर में सिपाही विद्रोह। अगला देखते, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इनके काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। ये किन किन के बीच में हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब के शासक थे, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 में। ठीक है, और इस संधि में मध्यस्थता किसने करी थी? मीडिएटर कौन था इस संधि में? चार्ल्स मेडकॉफ। याद रखना दोस्तों, चार्ल्स मेडकॉफ अमृतसर की संधि में मीडिएटर था। अगला देखते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट इसी के शासनकाल में पारित हुआ था। सॉरी दोस्तों, 1813 का चार्टर एक्ट इसी के शासनकाल में पारित हुआ था। आगे देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका कार्यकाल कितना था? 1813 से 1823, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल। ठीक है, इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो प्रथम अंग्ल नेपाल युद्ध 1816 में इन्हीं के काल में हुआ। 1816 में जो संगोली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, प्रथम अंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो संगोली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, मराठा शक्ति का अंतिम रूप से समाप्त होना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में मराठा शक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो गई थी। अब मराठाओं का कोई वर्चस्व या उत्तराधिकारी नहीं बचा था। ठीक है, पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। ठीक है, पिंडारियों का दमन। और पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? आपको याद है, प्रमुख नेता थे इनके वालिस, मोहम्मद, चीतू और करीम खां। ये पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। ये भी परीक्षाओं में पूछे गए। कौन कौन थे? वालिस, मोहम्मद, चीतू और करीम खां। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रेस की उदारता के प्रति रवैया। इन्होंने प्रेस पर जो लगे प्रतिबंध थे वारेन हेस्टिंग्स ने उनको हटा दिया, इसलिए इन्हें प्रेस के मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम इसी के समय में लागू हुआ था 1822 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट, इनका कार्यकाल कितना था? 1823 से 1828। इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में चला था। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1824 में बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था, सैन्य विद्रोह। फिर देखते हैं, अंग्रेज और बर्मा के बीच, अंग्रेज और बर्मा के बीच यानडूब की संधि महत्वपूर्ण है। यानडूब की संधि हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। अगला देखते हैं, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके कार्यकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। 1833 में चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर 1833 में चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया। इसके तहत ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक है, गवर्नर जनरल कहलाए, और यहीं से इनको वायसराय नाम से भी जाना गया। जो आगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल हुए उन्हें वायसराय भी कहा गया। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये बने। ठीक है,
अगला देखते हैं 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। आपको याद होगा ये राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से संभव हो पाया था, जो कि भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत या जनक माने जाते हैं। उन्हीं के अथक प्रयासों से सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी और एक कानून का निर्माण करवाया गया था 1829 में विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ठीक है, अगला देखते हैं 1830 में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा पर रोक लगाई गई इन्हीं के शासनकाल में। याद रखना दोस्तों, 1830 कर्नल स्लीमैन और ठगी प्रथा पर रोक। ठीक है, अगला देखते हैं 1835 में कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई इन्होंने। अगला शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया। पहले शिशु बालिका हत्या बहुत प्रचलित थी, उस पर प्रतिबंध लगाया। अगला मेघालय की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन मेघालय की जो एक रिपोर्ट आई थी शिक्षा के ऊपर, उसके बाद भारत में अंग्रेजी को एक शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अगला देखते हैं दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ। इनके बारे में एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनका कार्यकाल कितना था? 1835 से 1836, 2 साल का कार्यकाल था इनका। अगला देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल था 1836 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई? तो 1839 में कोलकाता से ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था उसकी मरम्मत करवाई 1839 में। कोलकाता से ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुई थी। अगला देखते हैं प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध। अंग्रेज और अफगानिस्तान से जो युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं लॉर्ड एलनबरो। इनके कार्यकाल देखते हैं तो 1842 से 1844 के मध्य इनका शासनकाल रहा। और इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई? तो सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय, जो सिंध प्रांत था उसका अंतिम रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। दूसरा, इन्होंने दास प्रथा उन्मूलन से संबंधित कानून बनाया था। दास प्रथा का समाप्त किया था इन्हीं के कार्यकाल में 1843 में 43। ठीक है, अगला देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग। इनका शासनकाल क्या था? 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग, इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं देखें तो नरबली प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड हार्डिंग के काल में, नरबली प्रथा पर। अगला प्रथम अंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध हुआ था प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था 1845 से 1846। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं डलहौजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल राय वायसराय रहे, जिनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं घटी। इनका कार्यकाल था 1848 से 1856। देखते हैं तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, दूसरा आंग्लो सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, पंजाब का विलय 1850 में, नहीं सॉरी, पंजाब का विलय और 1850 में सिक्किम का विलय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। पंजाब का विलय और 1850 में सिक्किम का विलय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, डलहौजी के कार्यकाल में। अगला देखते हैं भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए इन्होंने इनाम कमीशन की नियुक्ति करी थी। जो ऐसी जागीरें, ऐसी भूमि जो भूमि कर नहीं दे रही है, तो उनका पता करने के लिए इन्होंने इनाम कमीशन की नियुक्ति करी थी। अगला देखते हैं बेबगत का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसी के लिए डलहौजी आज तक जाना जाता है। डलहौजी के कार्यकाल में बेबगत का सिद्धांत आया था। इसको अन्य नाम हड़प नीति भी है। तो इसमें क्या था दोस्तों? इसमें भारतीय भारतीय रियासतों का ब्रिटिश शासन में विलय किया गया, ज़बरदस्ती मिलाया गया। उन पर दबाव बनाकर, कई सारे दोषारोपण कर डरा धमका कर भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया।
तो इस क्रम में कौन कौन से राज्य थे? तो सतारा सबसे पहले मिला 1848, फिर जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। धीरे धीरे करके भारत के कई सारी रियासत राज्यों को डलहौजी ने हड़प नीति के तहत भारत अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया था। हड़प नीति के नाम से, हड़प नीति के सिद्धांत के नाम से, हड़प नीति के कारण डलहौजी भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। अगला देखते हैं शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित एक कानून या आयोग था, उसका इसी के काल में आया था वुड डिस्पैच। भारत में प्रथम बार, देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार रेलगाड़ी इन्हीं के शासनकाल में चली थी, बॉम्बे से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853। कई बार एग्जामों में पूछा गया है स्थिति को। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? तो डलहौजी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। कहाँ किन किन के बीच चली थी? तो बॉम्बे और ठाणे के बीच। अगला देखते हैं 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया। पोस्ट ऑफिस की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल से हुई थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया। डाक टिकट जो अभी वर्तमान में प्रचलन में है, डाक टिकट, इनका प्रचलन भी डलहौजी के शासनकाल से ही शुरू हुआ था। PWD विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। लोक सेवा विभाग की स्थापना भी डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। लोक सेवा विभाग। अगला देखते हैं कोलकाता एवं आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत। कोलकाता और आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत भी डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। भारत में नागरिक सेवा की नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा, यानी जो अभी हम परीक्षा देते हैं IAS, UPSC, PCS, इनकी शुरुआत, इनके लिए परीक्षाओं की शुरुआत, पहले परीक्षा तो होती थी लेकिन कहाँ पर होती थी? इंग्लैंड में। और डलहौजी के कार्यकाल से ही भारत में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। बाकी के आगे के गवर्नर जनरल और वायसराय को हम अगले वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।